हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। काफ़ी टाइम से फीवर से गिरने के बाद निजात पाके फिर से आ गए हैं आप लोगों के बीच हम अपनी क्लास चालू करने। तो आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो तक पहुंच गए थे हम लोग, है ना। याद है कि सब भूल गए? ना याद हो तो पूछ लेना, फिर से बता देंगे हम एक बार। 1 और 2 दिन में ये हमारा एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मॉडर्न चालू करते हैं, ठीक है। तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो के बाद आता है कालीबंगा। जगह तो जगह आपने एक जिला सुना होगा, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, ठीक। और एक है हनुमानगढ़। इन 2 जिलों में इसका उत्खनन हुआ था, कालीबंगा का, ठीक। और ये पड़ता है हमारा राजस्थान राज्य में। ठीक। राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ठीक। इसकी जो नदी है, मतलब जिस नदी के किनारे ये पड़ता है, वो है घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। राजस्थान की सबसे मशहूर नदी कौन सी? घग्गर नदी। उत्खनन कब हुआ था इसका? तो वर्ष था, इसके वर्ष में जो भी इतिहासकार रहे हैं उनके बीच में मतभेद है। कोई कहता है 1953 है, कोई कहता है 1961 है। तो मतलब 53 और 1961 इसका जो उत्खनन किया था, वो उत्खनन करता, क्या लिखेंगे हम? उत्खनन करता जो थे अरविंद घोष और ब्रजवासी लाल। अरविंद घोष और ब्रजवासी लाल ने इसका उत्खनन किया था। जगह क्या थी? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। जिला है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। राज्य पड़ता है राजस्थान। देश की बात आ जाए तो वो तो पता ही है, कौन सा? भारत, ठीक। नदी तो नदी घग्गर नदी के किनारे इसकी, ये जो कालीबंगा शहर है इसका निर्माण हुआ था कहाँ? घग्गर नदी के किनारे, या जो विकसित हुआ था वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ था, ठीक। वर्ष था 1953 या 1961। उत्खननकर्ता कौन थे? अरविंद घोष और ब्रजवासी लाल, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसमें हमें प्रमाण क्या क्या प्राप्त हुए। ठीक। तो प्रमाण के विषय में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रमाण तो इसके नाम से ही मिलता है। देखो, क्या ये कालीबंगा, नाम क्या है? काली और बंगा। अब देखो, बंगा का मतलब होता है चूड़ी, ठीक। और काली का मतलब होता है, काली का तो मतलब वही कलर, काला, ठीक। तो मतलब काली चूड़ियाँ। यहाँ से किसके प्रमाण प्राप्त हुए? चूड़ियों के प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक। दूसरा अगर इसको नंबर 1 दे दें तो नंबर 2 में आएगा हमारा, यहाँ से एक खोपड़ी मिली, सिली हुई। कैसी? सिली हुई खोपड़ी मिली, जिसे कहा जाता है कि या तो ये तुम्हारे ऊंट की है और या तो बैल की, ठीक। मतलब बैल या ऊंट,
कि ये सिली हुई खोपड़ी मिली, जिससे अब हमें क्या पता चलता है, सिली हुई खोपड़ी। सिली हुई खोपड़ी किस में यूज करते हैं, तांत्रिक लोग यूज करते हैं। तो तांत्रिक लोग का मतलब है कि यहाँ पे काला जादू, ठीक, या काला जादू कह सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं कि अंधविश्वास, अंधविश्वास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, अंधविश्वास के साक्ष्य मिलते हैं हमारे कालीबंगा से, क्योंकि यहाँ पे काली चूड़ी का प्रमाण मिला, दूसरा प्रमाण मिला सिली हुई खोपड़ी का, ठीक। इससे देखो अंधविश्वास से जुड़ा हुआ एक तीसरा प्रमाण और मिला कि यहाँ पे हवन कुंड मिले, 7 हवन कुंड, मतलब एक साथ बने हुए 7 हवन कुंड प्राप्त हुए, ठीक। तो 7 हवन कुंड मतलब ये अंधविश्वास को जोड़ते हैं, ठीक। अभी ये नहीं कंफर्म बताया गया कि ये काला जादू अगर जुड़ेगा तो किससे जुड़ेगा, सिली हुई खोपड़ी से, ठीक। सिली खोपड़ी का यूज कौन लोग करते हैं, तांत्रिक लोग करते हैं। तो सिली हुई खोपड़ी का जो साक्ष्य मिला वो कहाँ से मिला, कालीबंगा से, ठीक। चूड़ियों का साक्ष्य आ जाए तो वो भी कहाँ से मिला, कालीबंगा से, ठीक। तीसरा, यहाँ से जुते हुए खेत और हल दोनों के साक्ष्य मिले, कहाँ से, कालीबंगा से जुते हुए खेत और हलों के साक्ष्य मिले, ठीक। जुते हुए खेत व हल अगर आ जाए कि हल का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से। जुते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से। कालीबंगा किस जिले में पड़ता है, श्रीगंगानगर जिले में। राज्य कौन सा है, राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में, ठीक। यहाँ से भी हमें नालियों के साक्ष्य मिले, मगर ये नालियाँ कैसी थी, देखो मोहनजोदड़ो से जो नालियों के साक्ष्य मिले थे वो पक्की ईंटों के मिले थे। यहाँ से जो नालियों के साक्ष्य मिले वो कच्ची ईंटों के मिलेंगे, ठीक। कच्ची ईंटों के मतलब कच्ची ईंटों के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, कालीबंगा से, ठीक। नालियाँ जो कच्ची ईंटों की बनी थीं वो कहाँ से मिली, कालीबंगा से, ठीक। तीसरा, युग्म समाधि, युग्म समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, अब युग्म समाधियों का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक साथ दो या तीन लोगों को दफनाया जाता था। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले थे वो एक साथ 2 लोगों के दफनाने के मिले थे, ठीक है। आगे भी युग्म समाधियों के साक्ष्य मिलेंगे, अब उसमें कौन कौन से लोग दफनाए जाते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। तो युग्म समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। अब यहाँ से एक और साक्ष्य मिलता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो विनाश हुआ था इसका, या हड़प्पा सभ्यता की जो खत्म की कहानी है कि कैसे खत्म हुई, उसका साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है। यहाँ से एक साक्ष्य और मिला भूकंप, यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कालीबंगा से क्या क्या मिला, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत व हलों के बारे में जानकारी मिली, नालियों के साक्ष्य मिले जो कच्ची ईंटों के बने थे, युग्म समाधियों के प्रमाण मिला, भूकंप के साक्ष्य मिले, और क्या मिला, हमें एक सिली हुई खोपड़ी प्राप्त हुई जो कि ऊँट या बैल की बताई गई, किसके द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, ठीक। और क्या मिला, जुते हुए खेत व हल, युग्म समाधियाँ, भूकंप, नालियाँ,
स्लीवी खोपड़ी और हवन, 7 हवन कुंड प्राप्त हुए। कितने? 7 हवन कुंड, जिससे हमें पता चलता है कि कालीबंगा में अंधविश्वास जो था, वहाँ पे अंधविश्वास की जानकारी थी या अंधविश्वास माना जाता था। या अगर आ जाए कि अंधविश्वास के साथ सिंध सभ्यता में किस नगर से मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। और चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो भी कालीबंगा से। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यहाँ से एक साक्ष्य और मिला। यहाँ पे जो खेत होते थे वो पता है, एक साथ खेत में एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य, मतलब एक साथ 2 फसलें उगाते थे वो खेत में। ठीक, तो एक साथ 2 फसलें उगाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। समझ में आ रहा हो कि नहीं ना आ रहा है? ठीक, तो कालीबंगा का उत्खनन किस नदी के किनारे हुआ? घग्गर नदी के किनारे। ये नगर कहाँ विकसित हुआ? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ। शहर कौन सा था? श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़। जिला श्रीगंगानगर या हनुमानगढ़। राज्य कौन सा था? राजस्थान। ठीक, उत्खनन किसने किया? अरविंद घोष या ब्रजवासी लाल। सन कौन सा था? 1953 1961। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम लोथल। लोथल ठीक, तो अब लोथल हमारा कहाँ पाया गया? बहुत ही मशहूर जगह है, अहमदाबाद। उत्खनन कब हुआ? कब हुआ उत्खनन इसका? इसका उत्खनन हुआ 1953। नदी और उत्खनन करता। तो जो नदी थी अहमदाबाद में, भोगवा नदी। ठीक, तो भोगवा नदी के किनारे इस शहर का विकास हुआ। कौन सी? भोगवा नदी। ठीक, और जो उत्खनन करता थे वो रंगनाथ राव थे। कौन से थे? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। ठीक, तो लोथल कहाँ पाया जाता है? अहमदाबाद। अगर जिले की बात आ जाए तो कौन सा होगा? अहमदाबाद। और राज्य की बात आ जाए तो गुजरात। ठीक, कब? 1953। नदी भोगवा नदी, उत्खनन करता रंगनाथ राव। ठीक, आगे अब जो हड़प्पा सभ्यता में लोथल शहर था, उसे सभ्यता का बंदरगाह बोला जाता था। या ये समझ लो कि सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था का केंद्र था, उसे हम बोल सकते हैं कि लोथल था। क्यों था? क्योंकि यहीं से देखो, सबसे पहले तो प्रमाण में अगर बात की जाए तो प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण प्राप्त होता है यहाँ पर कि कौन सा प्रमाण था? बंदरगाह का प्रमाण प्राप्त हुआ यहाँ पे। बंदरगाह। अब बंदरगाह का मतलब क्या होता है? देखो, बंदरगाह का मतलब है कि यहाँ से व्यापार होता था। ठीक, तभी तो बंदरगाह बनेगा कि सामान आएगा, सामान जाएगा,
या जो भी अन्य देशों से सामान आता है और हमारे देश से जाएगा, इसीलिए इसको एक बंदरगाह यहाँ बनाया गया। ठीक, तो बंदरगाह का मतलब था कि यहाँ से व्यापार होता था। ठीक, तो व्यापार के साक्ष्य, अगर प्रश्न आ जाए, देखो प्रश्न डायरेक्ट बंदरगाह नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए व्यापार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो व्यापार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बंदरगाह से, सॉरी लोथल से। ठीक, लोथल का जो बंदरगाह था वहाँ से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, और इसे बोलते क्या थे? वहाँ की भाषा में इसे बोला जाता था गोदीवाड़ा। क्या बोला जाता था? गोदीवाड़ा। मतलब बंदरगाह को गोदीवाड़ा बोलते थे। ठीक, अब देखो, अब प्रश्न क्या बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से। अब अगर आपको पता होगा कि गोदीवाड़ा किसे बोलते हैं, बंदरगाह को बोलते हैं, तभी तो बता सकते हैं कि लोथल से प्राप्त हुआ। जब पता ही नहीं है कि गोदीवाड़ा को बंदरगाह बोलते हैं तो क्या बताओगे, है ना? तो ये भी जानकारी होना जरूरी है कि बंदरगाह को क्या बोलते थे? गोदीवाड़ा। ठीक, दूसरा, यहाँ से एक फ्रांसीसी मोहर प्राप्त हुई। अब देखो, फ्रांसीसी मोहर का मिलना क्या दर्शाता है कि यहाँ से अन्य देशों से व्यापार होता था। क्या होता था? व्यापार होता था। तभी तो भाई दूसरे देश की मोहर हमारे यहाँ मिलेगी जब हम व्यापार करेंगे या वहाँ से जाके लाएंगे। अब वहाँ क्यों जाएंगे? किसी न किसी काम से जाएंगे दूसरे शहर। ठीक, तीसरा साक्ष्य ये मिला, शतरंज का प्रमाण मिला। मतलब शतरंज की एक आकृति मिली। ठीक, शतरंज की आकृति मिली कहाँ से? लोथल से। तो इसका मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या जानते थे? शतरंज खेलना भी जानते थे। अगर प्रश्न आ जाए कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग शतरंज खेलना जानते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग भी शतरंज खेलना जानते थे। ठीक, चौथा, अब देखो यहाँ एक पत्थर मिला, जिस पर एक पेड़, ठीक, एक कौआ और एक लोमड़ी की आकृति बनी हुई थी। ठीक, एक पेड़, एक कौवा और एक लोमड़ी की आकृति छिपी हुई थी। ठीक, अब इस आकृति को अगर आपको याद हो तो एक कहानी पढ़ी होगी आपने चालाक कौवे की। चालाक कौवे की जो कहानी पढ़ी होगी, ठीक, उसे बोला जाता था पंचतंत्र की कहानियाँ। ठीक, वो जो पंचतंत्र की कहानी है वो यहीं से ली गई है। तो अब अगर आ जाए कि पंचतंत्र की कहानी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लोथल से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोथल शहर से एक पत्थर पर उकेरी गई आकृति, वो आकृति क्या थी? एक पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा और एक लोमड़ी की। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? बंदरगाह। और बंदरगाह का मतलब है कि यहाँ से मिलता है कि व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा था गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा किसे कहते हैं? बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा कहा जाता है। एक फ्रांसीसी मोहर प्राप्त हुई। ठीक, शतरंज के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में लोग क्या जानते थे? शतरंज के बारे में भी जानते थे। ठीक, एक पत्थर मिला जिसपे कौवा और लोमड़ी और एक पेड़ की आकृति छिपी हुई थी, जो कि हमें दर्शाता है कि ये कौन सी कहानी है? पंचतंत्र की कहानी जो ली गई थी वो यहीं से ली गई थी, चालाक कौवे की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
अब अच्छा पूछ दिया जाए कि ये जो पंचतंत्र की कहानी यहाँ से ली गई थी, ये किसने लिखी थी, तो बता सकते हैं? ये जो कहानी थी ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने। और ये किसके दरबार में थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे? विष्णु शर्मा, इन्होंने ही ये कहानी लिखी थी। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से तराजू के साक्ष्य मिलते हैं। तराजू का मतलब है कि नाप तौल, नाप तौल के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। ठीक, नाप तौल के, ठीक, नाप तौल के साक्ष्य, नाप तौल के साक्ष्य यहीं से मिले। और वो कैसे मिले? क्योंकि यहाँ के लोग तौलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ये हाथी दांत का प्रयोग किया करते थे। हाथी दांत का प्रयोग करते थे, हाथी दांत का प्रयोग करते थे लोथल में। किसके लिए? नाप तौल के। तो यहाँ से देखो हाथी दांत के भी साक्ष्य मिले और नाप तौल के भी साक्ष्य मिले। और नाप तौल में ये किसका प्रयोग करते थे? हाथी दांत का प्रयोग किया करते थे। ठीक, तीसरा, यहाँ से आभूषण, काफी मात्रा में आभूषणों के भी साक्ष्य मिले। ठीक, आभूषण के, अब आभूषण में तुम्हारा सब कुछ आ जाता है। देखो चूड़ियाँ भी आ जाती हैं, कंघे भी आ जाते हैं। तो अगर सीधे आ जाए या अलग अलग पूछे तो भी काली चूड़ियों के साक्ष्य केवल मिले हमें कालीबंगा से, मगर उसके बाद जितने भी आभूषण के साक्ष्य मिलेंगे वो सब कहाँ से मिलेंगे? लोथल से। तो आभूषण के जो साक्ष्य मिले वो हमें मिले लोथल से। ठीक है, अब यहाँ आगे आता है युग्म समाधि। तो युग्म समाधियाँ, यहाँ एक साथ 3 लोगों का समाधि बनाया जाता था। ठीक, तो यहाँ से युग्म समाधि के भी साक्ष्य मिलते हैं। किसके? युग्म समाधि। अब देखो युग्म समाधि के साक्ष्य में कालीबंगा से भी मिले थे। ठीक, मगर कालीबंगा में केवल एक साथ 2 लोगों के थे। यहाँ से एक साथ समाधि, एक साथ 3 लोगों के लिख दे रहे हैं हम, एक साथ 3 लोगों, एक साथ 3 लोगों की समाधि, ठीक, के साक्ष्य मिले। अब यहाँ से एक साक्ष्य मिला जो कि घोड़े का साक्ष्य था। घोड़े के साक्ष्य मतलब लोथल शहर से हमें किसके साक्ष्य मिले? घोड़े के साक्ष्य। वो भी घोड़े के साक्ष्य किस रूप में मिले? हमें एक मृत मूर्ति के रूप में, मृत मूर्ति के रूप में। ठीक, तो अगर पूछ दिया जाए कि मृत मूर्ति के रूप में घोड़े के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से कहाँ से मिले, तो वो कहाँ से मिले? लोथल से। या लोथल से जो घोड़े के साक्ष्य मिले थे वो किस रूप में मिले? मृत मूर्ति के रूप में मिले। ठीक, तो अब देखो यहाँ से एक फ्रांसीसी मोहर प्राप्त हुई, बंदरगाह का प्रमाण मिला, आभूषणों के प्रमाण मिले, युग्म समाधियाँ मिली, मगर वो कैसे? एक साथ 3 लोगों की युग्म समाधि। ठीक, घोड़े के साक्ष्य मिले मृत मूर्ति के रूप में। शतरंज के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक, तो हमारा कालीबंगा और लोथल हो गया। ठीक, देखो यहाँ से चावल के भी साक्ष्य मिले। ठीक, चावल के और अन्न में यहाँ से साक्ष्य मिले बाजरा के। चावल और अरे वही बाजरा, चरी, बाजरे के साक्ष्य। ठीक, बाजरे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से, है ना। तो चावल और बाजरे के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे इस सभ्यता में हम माड़ा।
सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर था माड़ा। कहाँ पे पड़ता है ये? जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद हरियाणा के हिसार और उत्तर प्रदेश के आलमगीर। तो अब अगली क्लास में हम इन 3 शहरों के बारे में जानेंगे। अब क्लास आपकी रेगुलर आएगी। फीवर की वजह से अभी तक हम क्लास नहीं दे पा रहे थे, अब रेगुलर क्लास मिलेगी। तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, ठीक है। थैंक यू।